हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलीजन एंड सोसाइटी की। ओके, अगेन ये टॉपिक आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustannowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के लिए हमारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। हमने यहाँ टोटल 25 क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स बनाए हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप ये अपने गेस्ट पेपर्स को पढ़ लेंगे ना, तो आपका 90 प्लस स्कोर आराम से आ सकता है, क्योंकि हमने अपना सिलेबस का सारी चीज़ ऑलमोस्ट कवर कर रखी है यहाँ पर। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ओके, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने 4 टॉपिक्स। पहला टॉपिक रहेगा हमारा इन्वायरमेंटल डिटीज एंड सेक्रेड लैंडस्केप का। फिर हम बात करेंगे कि इंडिया में बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या फैक्टर्स रहे। फिर हम बात करेंगे खोज थियरी एंड नेचुरलिज्म की। ऑलराइट, एंड लास्टली हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज हैव अ डीप एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन विद द नेचर। देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनका नेचर के साथ में बहुत गहरा रिलेशन होता है। मतलब कि ये नेचर से ये लोग रिसोर्सेज तो लेते ही हैं, साथ साथ में नेचर को ये वर्शिप भी करते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि किस तरीके से नेचर को पर्सोनिफाइड किया जाता है। जो नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, रिवर है, माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स एक्सेट्रा, इस तरीके के अलग अलग नेचर की जो एलिमेंट्स हैं उनको पर्सोनिफाइड किया जाता है एज गॉड एंड गॉडेसेस, और उसके बाद में उनकी वर्शिप की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि देयर बिलीफ सिस्टम्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू द इन्वायरमेंट एंड दिस इज क्लियरली सीन इन देयर वर्शिप ऑफ इन्वायरमेंटल डिटीज। देखिए, वही चीज मैंने बताया था कि किस तरीके से नेचर के अलग अलग एलिमेंट, जैसे फॉरेस्ट हुआ, रिवर्स हुए माउंटेन्स हुए, उनको पर्सोनिफाइड करते हैं और उनको डीटीज की तरह लोग वर्शिप करते हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड लैंडस्केप्स। सेक्रेड लैंडस्केप्स क्या होता है ये डिटेल में अभी आपको बताऊंगी मैं। दीज बिलीव्स हेल्प इन कंजर्विंग नेचर एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रोटेक्शन, देखिए जब ये नेचर की वर्शिप करते हैं और जो भी सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, सेक्रेड लैंडस्केप्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हम नेचर की कंजर्वेशन कर रहे होते हैं थ्रू ट्राइबल एक्टिविटीज। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल डिटीज ऑफ ट्राइबल्स की। ऑलराइट, environmental deities are gods and spirit associated with natural elements. ट्राइबल ग्रुप्स बिलीव दैट नेचर इज इनहिबिटेड बाय डिवाइन पावर्स। देखिए, जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो बिलीव ये रखते हैं कि जो नेचर होता है ना, इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट हुआ, रिवर्स हुए, माउंटेन्स हुए, तो इनमें कुछ स्पिरिट्स होती हैं या गॉड होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। राइट, जैसे कि फॉरेस्ट गॉड हुए, रिवर गॉडेसेस हुई, माउंटेन स्पिरिट हुए, एनिमल डिटीज हुई, जिनकी ये पूजा करते हैं। तो फॉरेस्ट के नेचर की जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको ये पर्सोनिफाइड करते हैं एज गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि इनमें स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं और ये इस स्पिरिट की वर्शिप करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्राइबल ग्रुप को फॉरेस्ट से फॉरेस्ट ट्री कटिंग करनी होगी, तो ये पहले रिचुअल परफॉर्म करते हैं। और ये रिचुअल क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि ये जो स्पिरिट है फॉरेस्ट में, यानी कि फॉरेस्ट गॉड्स है, ये नाराज ना हो जाए और इनके लिए कुछ हार्मफुल ना हो जाए। राइट, देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि मैनी ट्राइब्स वर्शिप फॉरेस्ट डीटीज who are believed to protect trees, wildlife, and the people living nearby. Before cutting a tree or hunting an animal, tribal often perform rituals to seek permission from these deities. All right, river deities are worshipped because rivers provide water, fish, fertile land. Hills and mountains also considered sacred as they are believed to be the home of spirit and ancestors. Right, तो वही चीज़ बताई क्यों वर्शिप की जाती थी और परमिशन सीख की जाती थी अगर कुछ भी रिसोर्सेज हमको यहाँ से लेनी होती थी। फिर आते हम लोग नेक्स्ट अपना, animals like snakes, tiger, elephants and birds are often treated as sacred. Totemism is common among tribes where a particular clan worships an animal or a plant as its ancestor or protector. देखिए टोटेमिज्म क्या होता है? जब हम डर्कहाइम के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जो स्टडी होती है ओरिटर ट्राइब पे, वो वहाँ पे ये नोटिस करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर ट्राइब्स टोटेमिज्म को परफॉर्म करती थी। ठीक है, टोटेमिज्म क्या होता है? यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर प्लांट को एक सिंबल बना लिया जाता है अपनी ट्राइब का या क्लैन का। जो ट्राइब होती है उनकी अलग अलग क्लैन्स होती हैं। ठीक है, तो ये सिंबल बना लिया जाता है और इसी की वर्शिप की जाती है और इसको ही अपना एंसेस्टर या फिर प्रोटेक्टर मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एक ट्राइब है, ठीक है, इस ट्राइब ने मान लीजिए क्रोकोडाइल को अपना टोटेम बना लिया, तो एक क्रोकोडाइल को अपना प्रोटेक्टर समझेंगे। ठीक है, और इसी की वर्शिप करेंगे। राइट, फिर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट, विच इज सेक्रेड लैंडस्केप्स। देखिए,
Sacred landscapes are natural areas that are protected because of religious and cultural beliefs. देखिए मैंने आपको sacred place का मतलब का बताया था कि sacred मतलब होता है जो हमारे लिए बहुत पायस होता है, ठीक है। तो जैसे sacred landscapes क्या होते हैं, ये नेचुरल एरियाज ही होते हैं। नेचुरल एरिया जैसे कि बरियल ग्राउंड हुआ, वाटर बॉडीज हुई, सेक्रेड ग्रुप यानी कि फॉरेस्ट हुआ, जैसे मेघालय के सेक्रेड ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, हिल्स हुए। तो ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हम बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पर्पस क्या होता है, रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ, मतलब लोग अपने रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ की वजह से इस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो उन पर मिस फॉर्च्यून आएगा, ठीक है, लोगों की लाइफ में मिस फॉर्च्यून आएगा। और इसीलिए यहाँ पर कोई भी हंटिंग या फिर पोचिंग अलाउड नहीं होती है, ठीक है। इवन जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो भी इन सेक्रेड एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड होती है। वही चीज बताई गई है, मैनी ट्राइब्स बिलीव दैट डिस्टर्बिंग दीज प्लेसेस कैन ब्रिंग मिसफॉर्च्यून, मतलब कि दुर्भाग्य लेकर आएगा। Similarly, certain rivers, ponds, springs are considered holy and polluting them is seen as sin, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। बरियल ग्राउंड्स एंड एंसेस्ट्रल साइट्स आर आल्सो सेक्रेड लैंडस्केप। दे कनेक्ट द लिविंग कम्युनिटी विद देयर एंसेस्टर्स एंड रेनफोर्स रिस्पेक्ट फॉर द लैंड एंड नेचर। तो उनका यही मानना होता है कि जो हमारे सेक्रेड प्लेसेस होते हैं ये हमें और हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पायस प्लेसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं रोल्स इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। देखिए, द वर्शिप ऑफ एनवायरमेंटल डेटीज एंड रिस्पेक्ट फॉर सैक्रेड लैंडस्केप प्लेज अ मेजर रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अपने सेक्रेड, हमने बताया था सेक्रेड फॉरेस्ट या सेक्रेड लैंडस्केप होते हैं, उनकी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। अब ये प्रोटेक्शन होती किस वजह से है, होती तो एक कल्चरल बिलीव की वजह से, मतलब कि ट्राइबल लोग ये बिलीव करते हैं क्योंकि ये एंसेस्ट्रल लैंड होते हैं, एंसेस्टर से इनको कनेक्ट करके रखते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बट इनडायरेक्टली ये क्या होता है, ये नेचुरल कंजर्वेशन होता है, नेचर का कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ गवर्नमेंट भी तो ट्राई करती है करने का। आज के टाइम पर जब डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग नेचर कंजर्वेशन करने की सोचते हैं, और ट्राइबल एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली यही चीज़ कर रही होती है। These traditional practices promote sustainable use of resources and help maintain ecological balance. In many regions, areas protected by tribal beliefs are better preserved than government protected forests। मतलब वही बोला जा रहा है कि ट्राइबल जितना जिस तरीके से अपना जो एरिया होता है, जो सेक्रेड इनके लैंडस्केप्स होते हैं, वो इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं जितना गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती। यही चीज़ बताई गई, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपनी कंक्लूजन पे। इन्वायरमेंटल डीटीज एंड सेक्रेड लैंडस्केप आर सेंट्रल टू ट्राइबल लाइफ। देखिए वही चीज़ बताइए, ट्राइबल जो इन्वायरमेंटल डीटीज हैं, सेक्रेड लैंडस्केप है, ये ट्राइबल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक सेंट्रल हिस्सा है, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट वर्ल्ड व्यू वेयर ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ द नेचर, मतलब ह्यूमंस आर नॉट लाइक मास्टर ऑफ नेचर, बट नेचर का ही पार्ट है ह्यूमंस, ठीक है, इनके मास्टर्स नहीं है। तो यानी कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, मतलब ट्राइबल जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, उसके अंदर नेचर का कंजर्वेशन होता है, नेचर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि हम सेक्रेड लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करते हैं ट्राइबल कल्चर में। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा टॉपिक का डिस्कशन, यहाँ पर ओवर होता है फर्स्ट टॉपिक का। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड टॉपिक की। डिस्कस द फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा इन 6th सेंचुरी BC। देखिए बुद्धिज्म के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, फाउंड किया था बाय गौतम बुद्धा। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ मॉन्क्स के द्वारा, ट्रैवल जो जब मॉन्क्स ने ट्रैवल किया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद में हम आते हैं, देखिए फॉर मैनी सेंचुरी बुद्धिज्म इंजॉयड रॉयल सपोर्ट, मतलब बहुत स्टार्टिंग में जब इसकी ना बहुत रॉयल सपोर्ट मिला, जैसे कि अशोका जिस तरीके के रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया। बाद में 12th सेंचुरी आते आते ना बुद्धिज्म का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, वहाँ पर डिक्लाइन हो गया पूरा बुद्धिज्म। इसके क्या रीजन थे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था यहाँ पे, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। देखिए हिंदू थिंकर्स लाइक Shankaracharya reformed Hindu philosophy and made it more organized and appealing। देखिए आदि शंकराचार्य की जब हम बात करते हैं तो इनकी फिलॉसफी रहती है अद्वैतवाद या नॉन डुअलिज्म। ये अपनी अद्वैतवाद फिलॉसफी में बताते हैं कि जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है, आत्मा मतलब कि जो हम हैं, और जो ब्रह्मा मतलब जो हमारे गॉड है, वो एक ही है। यही बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हमारे ही अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्मा है। तो यानी कि हमको इधर उधर भगवान खोजने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में भी खोज सकते हैं। तो ये जो फिलॉसफी थी, हिंदुज्म को एक तरीके से एक नया रिवाइवल दे दिया था और लोगों ने इसको ज्यादा पसंद किया। अब देखिए जो बुद्धिस्ट के मेन आइडियाज थे, ठीक है, वो हिंदुज्म में अब एब्जॉर्व कर लिए गए थे। तो इसीलिए जो बुद्धिज्म है वो अब थोड़ा लेस अट्रैक्टिव हो गया था, क्योंकि हिंदुज्म में वही चीज ऑफर कर रहा था अब लोगों को, तो लोग ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला रीजन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ रॉयल पैट्रनेज।
देखिए, इन द अर्ली पीरियड बुद्धिज्म रिसीव्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम किंग्स लाइक अशोका, कनिष्का एंड हर्षवर्धन। देखिए, हमें अशोका का पता है, कलिंगा वॉर के बाद में अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद में बहुत सारे किंग्स आए जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। तो देखिए, जब अगर कोई किंग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना लेता है तो जिसकी प्रजा होती है उस पर भी उस चीज़ का इन्फ्लुएंस बनता है, और किंग भी फिर उस पर्टिकुलर रिलीजन को पैटर्नेज करता है। पैटर्नेज मतलब ये होता है बढ़ावा देना। जैसे कि अभी हम देखते हैं गवर्नमेंट जो होती है यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती है ना, तो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देगी तभी वो अपने रिसर्च और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ और अपना ग्रोथ कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर जैसे पुराने टाइम पर जो राजा लोग हुआ करते थे, वो अपने जो भी रिलीजन है, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है, उसको पैटर्नेज किया करते थे, मतलब कि उसको सपोर्ट किया करते थे, उसको बढ़ावा दिया करते थे, जिसकी वजह से रिलीजन जो होता था वो प्रीच करता था और ये प्रमोट करते थे इस रिलीजन को, ताकि अलग अलग पार्ट्स में ये अपना रिलीजन को स्प्रेड कर पाए। ऑलराइट। However, after Gupta period, many rulers stopped supporting Buddhism and instead favored Hinduism. गुप्ता पीरियड के बाद में हिंदुज्म को सपोर्ट ज़्यादा मिलने लगा। विदाउट रॉयल पैट्रनेज, बुद्धिस्ट मोनार्कीज, मोनेस्ट्रीज एंड एजुकेशनल सेंटर लॉस्ट फाइनेंशियल हेल्प एंड दिस वीकेंड द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। फिर थर्ड बात करते हैं करप्शन इन द बुद्धिस्ट मोना। अब देखिए, over time Buddhist monasteries became wealthy and powerful. Many monks began living a luxurious life, ठीक है, instead of following the simple and disciplined life taught by Buddha। देखिए, जो मॉन्क्स को स्टार्टिंग में डायरेक्शन दी गई थी कि सिंपल और डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, उसको छोड़कर अब यहाँ पे करप्शन प्रैक्टिस होने लगा था। जो मॉन्क्स थे वो लग्जूरियस लाइफ स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो मॉन्क्स के लिए रिस्पेक्ट हुआ करती थी पहले, जो कॉमन पीपल होते थे, अब वो डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिविजन विद इन बुद्धिज्म। देखिए, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्ट्स सच एज हीनयान, महायान, वज्रयान। बुद्धिज्म के अंदर भी हम देखें तो बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग विचारधाराओं को शो करते हैं विद इन बुद्धिज्म। ठीक है, जैसे कि सम इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिपिंग। तो जो ओरिजिनल गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी उसके अगेंस्ट ही ये चीज़ कर रहे थे, जैसे कॉम्प्लेक्स रिचुअल करना और आइडल वर्शिपिंग। ठीक है, विच वेंट अगेंस्ट द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। दिस मेड बुद्धिज्म लेस अट्रैक्टिव टू द मासेस। ठीक है, इसी की वजह से ये डिक्लाइन यहाँ पर हम कह सकते हैं वन ऑफ द फैक्टर है। फिर हम बात करते हैं, ये कौन सा पॉइंट था, ओके। फिर हम बात करते हैं राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट की। ठीक है, देखिए, भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म एम्फसाइज डिवोशन टू पर्सनल गॉड एंड यूज सिंपल लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड। देखिए, भक्ति मूवमेंट बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच थी हिंदुइज्म में। ठीक है, और जब हम सूफिज्म की बात करते हैं तो सूफिज्म भी इस्लामिक एरिया में, सूफिज्म का भी यही मतलब था कि ये बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच थी। यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस नहीं करते थे, स्ट्रिक्ट रिचुअल्स फॉलो नहीं किए जाते थे, बट बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ें हुआ करती थी जो कि कॉमन पीपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल थी। ठीक है, जैसे कि सेंट्स लाइक रामानुजा, कबीर और मीराबाई। जैसे मीराबाई कृष्ण की डिवोटी थी, तो ये कृष्ण की पूजा करती थी बाय सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, है ना। तो ये कोई रिचुअल परफॉर्म तो नहीं करते थे अलग अलग, और स्ट्रिक्ट रिचुअल परफॉर्म नहीं करते थे, बट ये डिवोशनल सॉन्ग्स थ्रू मेडिटेशन एक्सेट्रा ये उनकी अपनी खुद की भक्ति करते थे। ठीक है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग थी कॉमन पीपल्स के लिए। Compared to this, Buddhism appeared less engaging to the masses, leading many people to turn toward bhakti tradition. All right, अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन की। देखिए, 11th एंड 12th सेंचुरी के टाइम पे तुर्किश और अफगान रूलर्स के इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे इंडिया में, जिसकी वजह से अब देखिए इनके इन्वेजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी ज़्यादा जो टेम्पल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा था, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। इसी वजह से जो बुद्धिज़्म थे उसकी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। जो मॉन्क्स थे, ठीक है, उनकी किलिंग स्टार्ट होने लगी थी, तो मॉन्क जो थे वो इंडिया से बाहर भागना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे जो है सेवंथ, डिक्लाइन ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। देखिए, बुद्धिज्म में जो ओरिजिनल टीचिंग हुआ करती थी, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते थे, वो प्राकृतिक और पाली लैंग्वेज में लिखा जाते थे। ठीक है, और ये प्राकृतिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता था कि जो आम बोलचाल की भाषा थी, तो जो कॉमन लोग थे वो आसानी से इसको समझ पाते थे, इससे टीचिंग्स ले सकते थे और इससे अपना रिलेट कर पाते थे। बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो संस्कृत में लिखना स्टार्ट हो गए, और संस्कृत क्या हुआ करती थी, ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी उस टाइम पे लोगों के पास में, लोग उसको समझ नहीं पाते थे, ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, लेस अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो गया बुद्धिज्म लोगों के लिए, और इसी वजह से बुद्धिज्म लॉस्ट इट्स मास सपोर्ट। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वाज नॉट ड्यू टू अ सिंगल रीजन। कोई एक रीजन तो था नहीं, बहुत सारे रीजन थे, कॉम्बिनेशन था पूरा। जैसे कि वही मैंने बताया था कि हिंदुज्म का रिवाइवल हो गया था, रॉयल सपोर्ट खत्म हो गया था, इंटरनल वीकनेसेस हो गई थी, वही करप्शन अमंग मॉन्क्स, एंड फॉरेन इन्वेजन भी हुआ था, ठीक है, एंड चेंजिंग सोशल कंडीशन टुगेदर लेड टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन द लैंड ऑफ इन इट्स लैंड ऑफ ओरिजिन। जिस लैंड पे, जिस जमीन पर बुद्धिज्म का जन्म हुआ था, उसी लैंड पे यहाँ पे ये डिक्लाइन और माइनॉरिटी रिलीजन बन के रह गया। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग इट। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी डिफरेंशिएट बिटवीन द घोस्ट थियरी एंड नेचुरलिज्म। हियर डिफरेंशिएट बिटवीन द घोस्ट थियरी एंड नेचुरलिज्म। ओके, तो सबसे पहले बताते हैं कि घोस्ट थियरी एंड नेचुरलिज्म आर टू वेरी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हाइल घोस्ट थियरी फोकसेस ऑन द सोल एंड स्पिरिट, ठीक है, और नेचुरलिज्म किस पे फोकस करता है, नेचर एंड साइंटिफिक लॉ। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घोस्ट थियरी की। घोस्ट थियरी बिलीव्स दैट एवरी ह्यूमन हैज अ सोल एंड स्पिरिट इनसाइड द बॉडी। देखिए, घोस्ट थियरी का मानना ये होता है कि हर ह्यूमन में एक सोल और स्पिरिट होती है जिसको घोस्ट बोलते हैं। अब ये कोई घोस्ट नेगेटिव सेंस में स्कैरी फिगर नहीं है, जस्ट हमारी आत्मा है, ठीक है, ठीक है। और ये आत्मा हमारी फिजिकल जो बॉडी है इससे अलग है, और ये फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करके रखी हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इट्स अ मशीन, और जो आत्मा है इस मशीन को चलाने का काम कर रही है, ठीक है। Supporters of the ghost theory believe that the soul gives humans their thinking power, emotion, moral values and free will। तो मतलब घोस्ट थियरी में जो आत्मा है, आत्मा ही इंसान को पावर देती है कि सोचने समझने की पावर देती है, इमोशंस देती है, मोरल वैल्यूज और फ्री विल देती है। When a person dies, the soul leaves the body and continue to exist in another world। वही चीज की डेथ के बाद में जो हमारी बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है वो तो खत्म हो जाती है, पर जो हमारी आत्मा है वो खत्म नहीं होती, वो एक दूसरे दुनिया में जाके रहने लगती है, वो एक दूसरी दुनिया में बस जाती है। दिस थियरी इज क्लोजली कनेक्टेड विद द रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। मैनी रिलीजन बिलीव दैट द सोल इज इमोर्टल एंड इज जज्ड आफ्टर डेथ। बहुत सारी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि आत्मा, जो फिजिकल बॉडी है वो खत्म हो जाती है, पर आत्मा क्या होता है, उसका जजमेंट होता है, उसको जज किया जाता है उसकी डेथ के बाद में, ठीक है। अब देखिए, देखिए वही चीज बताई गई है, जो हमारे लाइफ के डिसीजन है दे आर ऑल टेकन बाय आवर सोल, ठीक है। हमारी जो आत्मा है वही हमारी जिंदगी के फैसले लेती है, हमारी जो बॉडी है वो नहीं लेती, ठीक है। चाहे अच्छे एक्शन हो चाहे बुरे एक्शन होते, वो आत्मा पे डिपेंड करता है वो कि वो कैसा डिसीजन ले ले, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपनी नेचुरलिज्म की। देखिए, नेचुरलिज्म इज द बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन बाय नेचर एंड नेचुरल लॉज। ऑलराइट, देखिए नेचुरलिज्म यहाँ पे घोस्ट थ्योरी से थोड़ा ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जैसे घोस्ट थ्योरी क्या बोलती थी कि ह्यूमंस एक फिजिकल बीइंग तो है, एक फिजिकल बॉडी होती है हम पे, साथ में हमारी सोल होती है, और सोल होती है जो हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे इमोशंस होते हैं उसके लिए हमारी सोल रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी फिजिकल बॉडी नहीं। लेकिन जो नेचुरलिज्म है उसकी थ्योरी में ये है कि हम एक फिजिकल बीइंग है बस, ठीक है, और जो हमारे अंदर इमोशंस और थॉट्स हैं वो ब्रेन की वजह से होते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो हमारे थॉट्स और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई सोल या फिर कोई आत्मा या कोई घोस्ट नहीं होता है, ठीक है। वही चीज बताई गई है कि ह्यूमंस आर ओनली फिजिकल बीइंग एंड मेड ऑफ मैटर लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, अब आते हैं, देखिए नेचुरलिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो हमारा बिहेवियर है वो कोई आत्मा की वजह से नहीं होता, बट हमारी बायोलॉजी ऐसी होती है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारी हेरिडिटी और हमारी लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे हमारे थॉट्स और इमोशंस डेवलप होते हैं, कोई भी सोल और आत्मा के बेसिस पे नहीं। थॉट्स एंड इमोशंस आर द रिजल्ट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, वही बताया मैंने आपको, स्ट्रांगली सपोर्ट्स साइंस एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो साइंस और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपने फैक्ट्स को देखते हैं। इन नेचुरलिज्म लाइफ इज कंट्रोल बाय कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जैसे हमने घोस्ट थ्योरी जब पढ़ा था तो घोस्ट थ्योरी में बोल रहे थे कि जो ह्यूमंस होते हैं उन पे फ्री विल होती है, पर ये बोलते हैं नेचुरलिज्म में कि कॉज एंड इफेक्ट ही सारी चीज का कारण होता है, फ्री विल नहीं होती, ठीक है। हमारे जो इंस्टेड देयर एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल फोर्सेस अराउंड देम। हमारे जो एक्शंस हैं, ठीक है, हमारे जो थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, जो हमारे आसपास के फोर्सेस हैं उसके बेस्ड पर ही होते हैं, ठीक है। तो कोई फ्री विल नहीं होती हम पे। फिर हम बात करते हैं, नेचुरलिज्म इज ऑफन लिंक्ड विद साइंटिफिक थिंकिंग एंड रियलिज्म, वही मैंने पहले आपको बताया। अब बात कर लेते हैं हमारे की डिफरेंसेस बिटवीन द घोस्ट थ्योरी एंड नेचुरलिज्म।
वही जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, ये मैंने पढ़ाई दिया आपको पहले। घोस्ट थ्योरी और नेचुरलिज्म, देखो घोस्ट थ्योरी में हम लोग सोल और स्पिरिट्स पे बिलीव करते हैं, नेचुरलिज्म में सोल और स्पिरिट पे बिलीव नहीं किया जाता। टोटली हम साइंस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड बातें करते हैं यहाँ पे। कनेक्टेड विद रिलीजन, यहाँ पे कोई रिलीजन से कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ साइंस और ऑब्जर्वेशन से कनेक्शन देखते हैं हम लोग। सोल कंट्रोल द बॉडी, यहाँ पे सोल कंट्रोल नहीं करते, यहाँ पे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर और थॉट्स को। बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब जीवन के बाद में डेथ, डेथ के बाद में हमारी एक लाइफ होती है जहाँ पे आत्मा को जज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट नहीं करती है। सपोर्ट्स फ्री विल, यहाँ पे फ्री विल का सपोर्ट होता है, मतलब इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, उनके पास में फ्री विल होती है, आत्मा ही सारे डिसीजन लेती है, ठीक है। लेकिन नेचुरलिज्म के हिसाब से यहाँ पर कोई फ्री विल नहीं होती, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, मतलब कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारे थॉट है, हमारे सराउंडिंग जो चीजें हैं उसके बेसिस पर होते हैं, ठीक है, तो हमारी फ्री विल नहीं होती। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि इन कंक्लूजन द घोस्ट थ्योरी एंड नेचुरलिज्म ऑफर टू ऑपोजिट व्यू, ठीक है, मतलब ऑपोजिट ही बातें कर रहे हैं यहाँ पे। The ghost theory explains life through the soul and spiritual beliefs, while the naturalism explain everything through nature and science. वही ghost theory हमारी souls और spiritual belief बेस पर अपने arguments रखती है, जबकि naturalism है वो nature और science के basis पे अपने arguments रखते हैं। Both theory try to answer important questions about human existence, but they do so in very different ways. Understanding these theory help us think deeply about the life and behavior. मतलब यही चीज़ है कि दोनों एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन को आंसर करें, बट अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, विच इज डिस्कस द नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। देखिए सेक्युलरिज्म इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग रिलीजन है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। इतने सारे जब हमारे यहाँ पे रिलीजन है, तो जो प्रिंसिपल ये सेक्युलरिज्म का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी सेक्युलरिज्म प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग यूनिटी, पीस एंड हार्मनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म की, कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए इन जनरल सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब हमारा रिलीजन और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, ये आपस के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने आप में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इंडियन कॉन्सेप्ट में जो रिलीजन है और स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर सेपरेशन होता है, बट अगर रिलीजन के नाम पर कोई ईवल प्रैक्टिस हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपल तलाक देख लो, या फिर अगर सती प्रथा जैसी हीनियस या ईवल क्राइम हो रहे हैं, तो उस टाइम पे स्टेट यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट ये जितने भी हमारे कंट्री में रिलीजन है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए the Constitution of India clearly reflects the spirit of secularism, though the word secular was added to the preamble by 42nd constitutional amendment। देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट था उसमें प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तीन वर्ड को यहाँ पर प्रियम्बल में ऐड किया गया था, पहला था हमारा सेकुलर, फिर था सोशलिस्ट और तीसरा था इंटेग्रिटी, ठीक है। इन तीन वर्ड्स को बाद में ऐड किया गया था। ऑलराइट, सेवरल फंडामेंटल राइट्स आल्सो सपोर्ट सेकुलरिज्म। देखिए जब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो ये हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है, एंड द राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, कॉन्साइंस मतलब होता है इंटरनल बिलीफ, ठीक है, आप अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। तो ये हमको राइट दिया गया है, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, ओके। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की, अलाउ द रिलीजियस ग्रुप टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। रिलीजियस ग्रुप जो है अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा के अंदर जो भी अलग अलग अफेयर हो रहे होंगे, जैसे दान दक्षिणा होता है, किस तरीके से पूरे गुरुद्वारा को मैनेज किया जाना होगा, वो खुद उन्हीं जो रिलीजियस ग्रुप्स है वो मैनेज करेंगे अपने, यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर 27 की बात करें, स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी फोर्स टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट किसी पे टैक्स नहीं लगा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्पल बना रहे हो तो आप टैक्स लगा रहे हो, कुछ और बना रहे हो तो आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको सारे जो रिलीजन है उसको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा यहाँ पर। आर्टिकल 28 की बात करें तो प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
मतलब कि ये कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आप किसी गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता है या फिर कुरान है या फिर गुरु ग्रंथ है, उसके स्पेसिफिक जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं दे सकते, किसी भी स्कूल में आप नहीं दे सकते हो। अब देखिए, अब आप बोलोगे जैसे गुरु नानक के बारे में तो हमने पढ़ा है स्कूल में, भगवत गीता में, रामायण के बारे में, राम जी के बारे में हमने स्टोरीज भी पढ़ी हैं, है ना। देखिए वो हमारे ना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में नहीं आता, वो हमारा मोरल प्रीचिंग्स में आता है। मतलब देखिए हमारे हर रिलीजन में थोड़ा बहुत मोरालिटी के बारे में स्टोरीज होती हैं, ठीक है, अच्छाइयाँ के बारे में होते हैं, एथिकल स्टोरीज होती हैं। तो वो स्टोरीज हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उनको हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में बात नहीं करेंगे। उनको हम बेसिक बताते हैं कि हम बच्चों को मोरालिटी सिखा रहे हैं इन स्टोरीज के थ्रू, उनको हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते, ठीक है। तो उसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। पहला हम बात करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, द स्टेट डज नॉट सपोर्ट और अपोज एनी रिलीजन। हमें पता ही है कि सारे रिलीजन को इक्वली सपोर्ट किया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। फिर हम आते हैं रिलीजियस फ्रीडम। सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें रिलीजन नहीं फॉलो करना तो एथीस्ट, हाँ वो भी आप हो सकते हो। तो ये हमें फ्रीडम दी गई है पूरी। फिर हम आते हैं थर्ड, स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिफॉर्म। The government can intervene in religious practices if they go against social justice, इक्वालिटी और पब्लिक ऑर्डर, सच एज बैनिंग अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज। वही मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस हो रही हैं या फिर ईवल प्रैक्टिसेस हो रही हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो वही जैसे चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें होती हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, या अनटचेबिलिटी होती है, तो इन सब पे स्टेट यहाँ पर रोक लगा सकता है, यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है। फिर हम बात करते हैं नो स्टेट रिलीजन, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पर इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है उसमें रिलीजन को रिस्पेक्ट ना दी जाए। सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट है, बट इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, कि भारत के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है सेकुलरिज्म। अब देखिए इंडिया के अंदर इतने सारे रिलीजन है, इतने अलग अलग फेथ के लोग एक साथ रह रहे हैं यूनिटी में, तो उस टाइम पे सेकुलरिज्म तो इम्पोर्टेंट है ही ना। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। नेशनल यूनिटी बनती है, इतने अलग अलग फेथ के लोग हैं फिर भी हम एक नेशनल यूनिटी में है, एक इंटेग्रिटी में साथ में है। इट प्रमोट्स टॉलरेंस, ठीक है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। विदाउट सेकुलरिज्म रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कुड थ्रेटन डेमोक्रेसी एंड सोशल हार्मनी, क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे जो पूरे नेशन की डेमोक्रेसी है, हार्मनी, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस टू सेकुलरिज्म के, क्या चैलेंजेस हम लोगों को देखने मिले। देखिए डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेकुलरिज्म इन इंडिया फेसेस सेवरल चैलेंजेस, जैसे कि कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या अपने रिलीजन या अपनी कोई एथनिक आइडेंटिटी को ही सुपीरियर मानना, बाकियों को नहीं मानना या इन्फीरियर मानना, ठीक है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस वही चीज़ है कि दूसरे रिलीजन की तरफ आप टॉलरेंट नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स हम लोग को इंडिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए हम दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। मिसयूज ऑफ रिलीजन, ठीक है, वही रिलीजन पॉलिटिक्स करना फॉर पॉलिटिकल गेन, समटाइम्स क्रिएट डिविजन, और इसकी वजह से क्या होता है जो सिविल अनरेस्ट हो जाता है, ठीक है, कम्युनिटीज में। सोशल मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन हैव ऑल्सो इंक्रीज रिलीजियस टेंशन इन रिसेंट टाइम। और सोशल मीडिया में क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना बहुत ईजी हो जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना ईजी हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, रिलीजियस टेंशन हमारी जनरेट हो जाती है। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि सेकुलरिज्म इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी बैकबोन है, क्योंकि इतने सारे फेथ के अलग अलग फेथ के लोग हम इकट्ठे एक साथ रह रहे हैं। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, इंश्योर इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। आपका कोई भी रिलीजन हो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बट अ वे ऑफ लाइफ। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथन सेकुलरिज्म, सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड प्रमोट हार्मनी। हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए सिटीजन्स को भी ट्राई करना होगा कि वो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, हार्मनी को प्रमोट करें, यूनिटी के साथ में एक दूसरे के साथ में रहें, ब्रदरहुड शो करें रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो सामने वाले का। ओनली देन कैन इंडिया रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक नेशन। तभी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव मतलब होता है सारे लोगों को इकट्ठे लेकर चलना, और डेमोक्रेटिक नेशन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना लास्ट टॉपिक भी कवर कर लिया है। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो यहाँ से, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में अपने डाउट ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, आपको क्लासेस की अपडेट मिल जाएंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।